नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। गुजरात फंसा हुआ है। गुजरात में क्या होगा अभी कहना बहुत मुश्किल है। ये भी हो सकता है कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी 140 सीटें भी क्रॉस कर ले, और ये भी हो सकता है कि वहां पे विधानसभा त्रिकोणीय बन जाए। मतलब विधानसभा में स्थिति ये हो जाए कि मुकाबला जैसे त्रिकोणीय नजर आ रहा है, तो विधानसभा किसी को पूरा बहुमत नहीं मिले। और ये सब हो रहा है गुजरात में। गुजरात में हम लोग बहुत निचले स्तर तक अध्ययन कर रहे हैं। गुजरात मतलब 2024। 2024 मतलब नरेंद्र मोदी जी अमित शाह का भविष्य। 2024 मतलब अंबानी अडानी का कारोबार। बहुत कुछ 2024 पर निर्भर है। और 2024 किस पर निर्भर है? 2024 निर्भर है गुजरात के चुनाव पर। तब मैं बातचीत कर रहा था अशोक वानखेड़े जी से, तो वो कह रहे थे कि अगर 130 से ऊपर गई सीटें तो ये तय बात मानो कि गडकरी और राजनाथ सिंह का टिकट तक कट जाएगा। और ये सीटें 100 से नीचे रह गई, इसका मतलब प्रधानमंत्री जी का उनकी पार्टी में ही विरोध शुरू हो जाएगा। तो जाहिर है कि गुजरात बहुत मुश्किल है, गुजरात बहुत परेशान करने वाला है। यही कारण है कि भाजपा शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री गुजरात के चुनाव में उतार दिए गए हैं। प्रधानमंत्री ताबड़तोड़ रैली कर रहे हैं, भावनात्मक रिश्ता अपना रहे हैं, कांग्रेस से परेशान है, कांग्रेस का जिक्र कर रहे हैं, कह रहे हैं मेघा पाटेकर जैसे लोगों तक को कांग्रेस साथ ले आई है। कह रहे हैं ये लोग बाहर के लोग हैं, भावुक हो रहे हैं, कह रहे हैं मुझे मुझे मेरी औकात बता रही है। इस तरह की चीजें प्रधानमंत्री जी को गुजरात में कहनी पड़ रही है। वो गुजरात जो उनका अपना राज्य है। कोई सोच सकता था कि गुजरात का चुनाव भी फंस सकता है? अब से कुछ महीने पहले तक लगता था कि गुजरात तो यूं चुटकी बजाते नहीं उठ जाएगा। गुजरात की जनता को पता ही नहीं है उनका मुख्यमंत्री है कौन। शराबबंदी होने के बावजूद रोज लगातार लोग शराब पिए मिल जा रहे हैं। गुजरात की राजनीति क्या है ये मैं आपको आज विस्तार से बताऊंगा, और मैं एक ऐसे शख्स से मिलवाऊंगा जिसने राजनीति की नब्ज पहचानी। 2007 का चुनाव होने जा रहा था। बहुत बहुत महत्वपूर्ण चुनाव था। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मायावती की हुकूमत आने वाली है। तब लखनऊ में इंडियन एक्सप्रेस के संपादक थे दर्शन जी। देसाई जी ने कहा, लिखा अपनी खबरों में कि मायावती की लहर दिख रही है। लखनऊ के अखबार वालों ने मजाक उड़ाया, कहा कि आप ही को दिख रही है, बाकी तो कहीं मायावती नजर नहीं आ रही है। और जब नतीजा आया तो सब चौंक गए। मायावती पूरे बहुमत के साथ सरकार में आई। इंडियन एक्सप्रेस के संपादक की पत्रकारिता का सानी नहीं है। दिल्ली में गए, तहलका मैगजीन में काम किया, तमाम देश के बड़े बड़े अखबार, बड़े बड़े संस्थानों में दर्शन देसाई जी ने काम किया। सालों से अब अहमदाबाद में काम कर रहे हैं, ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। मैंने सोचा कि इस नब्ज को पहचानूं, क्या कमी है क्या अच्छाई है। दर्शन देसाई जी के पास आपको ले चलता हूं। मेरे रिक्वेस्ट है, अगर आपको गुजरात की राजनीति समझनी है तो ये पूरी बातचीत समझिए, आपको समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी वहां कर क्या रही है। चलते हैं दर्शन देसाई जी के पास, एक ऐसा पत्रकार जिसका एक एक शब्द खुद सच्चाई का आईना हो जाएगा। चलिए दर्शन जी, स्वागत है आपका 4 PM में। आप अहमदाबाद में हैं और एक पत्रकारिता का इतना लंबा अनुभव है आपका, जमीन की रिपोर्टिंग का। और मुझे वो दौर याद आ रहा है, आप इंडियन एक्सप्रेस के लखनऊ के संपादक हुआ करते थे। मुलायम सिंह जी की सरकार थी, और उस समय में कोई मान नहीं रहा था कि मायावती आ जाएगी। किसी ने सपने में कल्पना नहीं की थी। आप, मुझे याद है अभी तक आपकी लखनऊ में वो चर्चा का विषय बनती है रिपोर्ट। अकेले आप लखनऊ के पत्रकार थे जिसने अनुमान लगा लिया था कि मायावती आने वाली है, जबकि पूरे देश के किसी मीडिया हाउस को अंदाजा नहीं था कि मायावती आ जाएंगी। तो जाहिर है मैं ये बात इसलिए याद दिला रहा हूं कि आपकी पॉलिटिकल नब्ज बहुत मजबूत है। तो आज गुजरात में हैं आप, अहमदाबाद में, सालों से अहमदाबाद में हैं। गुजरात चाहता क्या है और गुजरात में होने क्या जा रहा है, यहां से शुरुआत करता चाहता क्या है वो बहुत ही पेचीदा सवाल है। तो उस पे हम बाद में आते हैं, लेकिन होने क्या जा रहा है उस पे थोड़ा सा थोड़ी सी बात कर सकते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि सर्वे आए हैं कि 131 से लेके 140 तक की भाजपा की सीटें आएंगी। वो सी वोटर और दूसरे भी किसी का आया, मैं नाम भूल रहा हूँ। कई सर्वे आए हैं जो ये कह रहे हैं। तो मेरा और जो जिन्होंने सर्वे किया था उनसे मेरी पर्सनल लेवल पे बात भी हुई थी। उसमें से कोई लोग मेरे साथ, मेरे कलीग रहे थे एक, तो उनसे बात हुई थी। तो मैंने उनको ये बोला था कि आप जो ये लिख रहे, ये सर्वे जो आप दे रहे हो,
तो मुझे ये ऐसा लग रहा है, मुझे यहाँ बैठ कर के, मैं यहाँ अहमदाबाद में बैठा हूँ और आप दिल्ली में बैठे हैं, आप सर्वे कर रहे हैं, तो मुझे ये लग रहा है कि मैंने बहुत साल घास काटी है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। क्योंकि मुझे लगता, मैंने बोला फिर आपको पक्का पता है कि आपने ये सर्वे गुजरात में ही किया था या कहीं और किया होगा? तो बोले आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने बोला सिंपल रीज़न ये है कि एक तो ज़मीनी हकीकत ऐसा कुछ मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, अगर मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा और अगर यही सच है तो मैं शायद घास ही काट रहा था। तो लेकिन मुझे ऐसा नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो उसका वो जो रीज़न क्या है? मैंने बोला 2-3 रीज़न है। मतलब एक मेन रीज़न ये है कि 2002 में जब हिंदुत्व का टोटल पीक था, मतलब इतना बड़ा हिंदुत्व का पीक शायद अडवाणी जी की पूरी यात्रा में नहीं था, सोमनाथ से अयोध्या। पूरी यात्रा में इतना बड़ा हिंदुत्व का पीक नहीं था, इतना बड़ा पीक 2002 हिंदुत्व में हुआ। और वो उस टाइम नरेंद्र मोदी जी खुद चीफ मिनिस्टर थे। जैसे अभी तो नहीं है। मतलब ही वाज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, जो हम कहेंगे, वो खुद थे और बेस्ट टाइम था। बेस्ट टाइम में 127 सीट आई है। तो अब ऐसा क्या हो गया कि उससे भी ज़्यादा सीटें आ जाएँगी जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात में नहीं है। और भी देखें कि उनके रहते-रहते भी 127 से 117 हुई 2007 में, 2012 में 115 हुई और 2017 में 99 हुई, जब वो पहला इलेक्शन था, जब वो नहीं थे यहाँ पर। मतलब टेक्निकली वो नहीं थे। तो ये रिजल्ट आया। तो अब ऐसा क्या हुआ, उस पे मैं आ रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि अच्छा वो नहीं थे, लेकिन सबको पता है कि वोट जो है उन्हीं गुजरात में वोट जो है नरेंद्र मोदी जी को मिलते हैं, चाहे लोकसभा इलेक्शन हो, चाहे विधानसभा इलेक्शन हो। और हमने तो यहाँ तक कि देखा है कि इवन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन क्यों ना हो, उसमें भी थोड़ी सिचुएशन बाद कहीं-कहीं बदली थी, बट मोर और लेस लार्जर देन लाइफ जो हम कहते हैं, वो उन्हीं की छाया रही है कि उन्हीं पे चलता है सब कुछ, उन्हीं का है, वोट सारे उन्हीं को मिलते हैं। तो आपको याद हो 2019 में मोदी जी खुद मतलब अपनी जो बोलने की अदा है उनकी, उसमें वो कहते थे कि आपका एक-एक वोट मोदी के खाते में जाएगा। मतलब वो जो पूरा जो एक स्ट्रेस दे कर के उनकी जो स्टाइल थी वो बोलने की, तो वो सारी चीज़ों पे इफ़ेक्ट होता था। अ, अच्छा, अब फ़र्क ये है, 2017 भी बहुत इम्पोर्टेंट, उस पे मैं आता हूँ, लेकिन उसके पहले मैं आपको, अब फ़र्क ये है, एक ही फ़र्क है कि आम आदमी पार्टी की एंट्री होना गुजरात में। एमआईएम भी है, एमआईएम भी फ़र्क थोड़ा डाल रहा है। तो एमआईएम तो क्लियरली मैं कह सकता हूँ, मतलब बिना किसी झिझक के, कि वो बी टीम है, उसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि वो जीतने के लिए आए होते तो ये तो सिर्फ़ 13 सीट पे खड़े हैं। ठीक है, तो वो दिख रहा है और कहाँ-कहाँ में खड़े हैं, वहाँ से भी दिख रहा है। और उसके एग्ज़ाम्पल हम दूसरी में आगे जैसे बात करेंगे, उसमें मैं कहूँगा। तो ये है तो आम आदमी पार्टी का आना। अच्छा, तो ये जो सर्वे आए हैं, उनका बेसिकली मेन सर्वे का निचोड़ वो वहाँ से निकाल रहे हैं कि एंटी बीजेपी जितने वोट हैं, एंटी इनकम्बेंसी वाले, वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएँगे, डिवाइड हो जाएँगे, इसलिए बीजेपी को इतना बड़ा नंबर मिल रहा है। ये इनका कैलकुलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले मैं इसका एक एंड कर दूँ, इसको सर्वे से लेकर तक बात को, कि ये सर्वे एक बेसिक असम्पशन पे चल रहा है कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, भाजपा और उनके सारे वोटर एक कोई बहुत बड़े टावर पे बैठे हुए हैं, ऊपर ऊपर, और टावर से नीचे देख रहे हैं कि कैसे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे में लड़ मर रहे हैं। ठीक है, ये असम्पशन पे पूरा हो रहा है। तो मेरा एक ही सवाल है कि आप कैसे मान सकते हैं कि आम आदमी पार्टी वो टावर पे बैठे हुए बीजेपी के वोट्स को नहीं तोड़ेंगे? उसमें उसमें कुछ डेंट नहीं करेंगे? आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी भी उसमें कोई डेंट नहीं करेगी? 2017 में को यही कांग्रेस आम आदमी पार्टी तो नहीं थी, आम आदमी पार्टी को तो 30 कैंडिडेट सब ज़ीरो आए हैं, डिपॉज़िट चली गई थी। तो 99 वर्सेस 77, वो 7 सीटों से ही जीते हैं। ठीक है, तो वो कैसे आए? वो वोट तो उन्होंने बीजेपी के लिए थे, कोई नए वोट तो आए नहीं थे। बिल्कुल नहीं। तो ये दोनों लोग तोड़ेंगे तो उनके भी तो तोड़ेंगे वोट, सही जीते है, ना बड़ी बात जीते। है।
वो चर्चा पे हम आगे आते हैं। बट लार्जर पिक्चर जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है। और अभी नरेंद्र मोदी जी अगर जो कहते हैं कि भाई मोदी है तो मुमकिन है, मेरा ये कहना है 2022 में कि मोदी है तो ही मुमकिन है। गुजरात 2022 अब आप उनको हटा देंगे तो भाजपा नहीं जीत रही है, मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ इस चीज को। ये है सी मतलब लार्जर पिक्चर जो है। ये आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई कि वोट जो काटेगी आम आदमी पार्टी वो दोनों के काटेगी। अच्छा, हम जितने लोगों से बात करता हूँ दर्शन जी, सबसे पहला सवाल उनका होता यही है कि वोट आम आदमी पार्टी किसके काटेगी। पहले तो ये मान रहे थे कि चलिए वही वो भी बीजेपी के कहने पे कांग्रेस के वोट काटेगी, लेकिन जो केजरीवाल का गणेश लक्ष्मी वाला दांव था, तो जहां तक लोगों को समझ में आया उससे मुस्लिम तो एकजुट होकर अब आम आदमी पार्टी की तरफ नहीं जाएंगे, तो नेचुरली वो जो हिंदुत्व वाला कार्ड है वो तो नुकसान बीजेपी को पहुंचाएगा। ऐसे लोगों की धारणा है, क्या ये सही धारणाएं हैं? नहीं, देखिए बेसिकली केजरीवाल जो हम इंग्लिश में कहते हैं ना, टेकिंग अ लीफ फ्रॉम समबडीज बुक, किसी की किताब से एक, तो केजरीवाल जी ने जो लीफ नहीं लिया है, उन्होंने पूरे के पूरे चैप्टर उठाए हैं, ठीक है, भाजपा की बुक से। तो वो जो कर रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी को समझ, जो पहले समझ के करते तो शायद कांग्रेस पार्टी बेटर पोजीशन में होती, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास बड़ा बेटर नेटवर्क है। गुजरात की बात कर रहे हैं, अभी गुजरात तक ही बात कर रहे हैं, इवन नेशनली भी नेटवर्क क्यों कांग्रेस पार्टी का बेटर ही है, उसमें तो कोई डाउट है नहीं। तो इन्होंने क्या किया, ये बेसिकली कभी कभी जो है ना वो केजरीवाल भी थोड़ा थोड़ा खेलते रहते हैं वो। तो ये जो है उन्होंने एक पुड़िया छोड़ दी, ठीक है। तो बेसिकली वो जो ट्रॉल बोलते हैं ना, वो बेसिकली वो ट्रॉल कर रहे हैं भाजपा को, वो ट्रॉल कर रहे हैं कि इस पे आप क्या कहोगे। तो वो इनकी भी एक स्टाइल है कि आप जो है नॉन इश्यूज पे या छोटी छोटी ऐसी इमोटिव इश्यूज पे, ऐसे इश्यूज पे आप चढ़ा दो पूरी डिबेट और चर्चा। तो यही उन्होंने काम कर दिया कि उन्होंने चढ़ा दिया। एक मिस्टेक उनकी जो ये हो रही है, क्योंकि अच्छा वो लार्जर पिक्चर देख रहे हैं, केजरीवाल लार्जर पिक्चर देख रहे हैं, जो कांग्रेस कांग्रेस देखती भी है, नहीं भी देखती है, और बीच में कंफ्यूज भी हो जाती है। यही कांग्रेस का प्रॉब्लम, उस पे भी हम आएंगे क्यों क्यों इस बार कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा मौका था। और अगर मतलब अगर कांग्रेस को अभी भी समझ में आए तो शायद कुछ कर पाए, तो उस पे भी हम आते हैं। लेकिन ये जो है केजरीवाल जो है बड़ा वो लॉन्ग टर्म देख रहे हैं। केजरीवाल को एक बात समझ में आ गई है कि जो उनकी एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज नहीं है, जो हिंदुत्व हिंदुत्व वो मोदी की टेरिटरी है, बीजेपी की भी नहीं है, मोदी की टेरिटरी है, आप उसमें नहीं जा सकते हो। वो एक बड़ा ट्रैप है, वो आप ही के लिए डाला हुआ है। उस पे आप उतरोगे तो आप गए, ठीक है। तो उसका एक गए कैसे, उसका भी एक मैं एग्जांपल देता हूँ, कैसे कांग्रेस इज लूजिंग द स्क्रिप्ट, उस पे हम आते हैं। लेकिन अभी आम आदमी पार्टी, तो तो वो लोग ने बिल्किस बानो पे कुछ नहीं कहा, सीएए को लेकर के दिल्ली में जो भी सारे राइट्स हुए उस पे भी कुछ नहीं कहा। जो 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 सेक्युलर लोग हैं, जो जो भी जितने भी बच्चे हैं, वो सेक्युलर लोगों का ये कहना है कि भाई वो नहीं बोल रहे हैं कुछ, क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्यों नहीं किया है। तो उन्होंने अपना वो नहीं बोल रहे हैं, और उनको पता है कि वो चार्ज शायद उन पे लग रहा है, ठीक है। लेकिन उनको पता है कि अगर भारतीय जनता, अगर आपको मतलब नेशनल लेवल पे किसी रेकनिंग में आना है, इवन कांग्रेस की भी जगह लेना है, तो आपको अटैक तो उधर ही करना पड़ेगा। तभी आप मोदी वर्सेस केजरीवाल का पूरा 2024 तक आप पूरा पूरा माहौल जो है मजमा बना देंगे, मोदी वर्सेस केजरीवाल। अब वो करने के लिए आपको ये उनकी टेरिटरी आप, लेकिन जो दूसरे एरियाज है उसमें जा रहे हो। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जैसे गुजरात में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत ही खराब है। मतलब बड़ा आयरनी है कि इतना बड़ा इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस हो रहा है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस इतना हो रहा है, इतना बड़ा जीडीपी है, और जहाँ भी मौका मिलता है तो कह रहे हैं हमारा 2.5 लाख करोड़ रुपए का बजट है गुजरात सरकार का। वो सारी सिचुएशन के अंदर भी आपके वहाँ ह्यूमन डेवलपमेंट की हालत खराब है। तो वो इसलिए आप देखिए एजुकेशन एजुकेशन बहुत मतलब हम लोगों की मीडिया की लैंग्वेज में और पॉलिटिशियंस की लैंग्वेज में भी एजुकेशन और स्कूल बड़ा बोरिंग चीजें हैं। वो कैंपेन में नहीं मजा आता है, जो एक टिपिकल एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि कैंपेन में यार क्या स्कूल ले आए। बट उन्होंने एजुकेशन को मेन स्ट्रीम उस पे लेके आ गए केजरीवाल। दूसरी उनकी सबसे बड़ा अचीवमेंट ये था कि अभी तक, जब मोदी जी 2002 में सीएम बने, तो वो हमको भी कहते थे, मीडिया वालों को और ऑपोजिशन को भी कहते थे
कि मैं जहाँ-जहाँ जाऊँगा आप मेरे पीछे-पीछे आएँगे। कहने का मतलब है कि एजेंडा हम सेट करेंगे। 2002 से लेके 2022 तक एजेंडा वो ही सेट करते आए। इन्होंने इस बार केजरीवाल ने एजेंडा सेट कर दिया कि एजुकेशन का क्या हाल है। और मैंने 2-3 दिल्ली के जर्नलिस्ट लोगों से पूछा फ़ोन करके, क्योंकि मैंने देखी नहीं है। दिल्ली में आता रहता रहा हूँ, लेकिन तब तो मैं जब दिल्ली से निकल गया तब तो केजरीवाल नहीं थे। तो पूछता रहता हूँ कि भाई क्या सही में कुछ स्कूल्स का काम हुआ है? तो लोग बोलते हैं नहीं, मतलब क्रॉस सेक्शन से मैंने बात किया। जो जो इवन प्रो बीजेपी लोग हैं उनसे बात किया तो बोले नहीं, स्कूल्स में तो काम हुआ है। और मोहल्ला क्लिनिक ने भी बहुत मोहल्ला क्लिनिक से भी बहुत बड़ा फ़ायदा वो हो रहा है। तो आप ये देखिए कि वो एक वेलफेयर स्टेट के लार्जर इश्यूज़ पे चीज़ों को वो लाना शुरू किया था। अब थोड़े से वो ज़्यादा थोड़े प्रैक्टिकल भी हो गए हैं। ठीक है? वो ये भी जो है, ये मेरे ख़्याल से स्कूल्स, और ये आप ज़्यादा बता पाएँगे, ये स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक मेरे ख़्याल से उनके पहले फ़ेज़ की इनिशिएटिव हाँ, है। पहले जब फेज़ से की थी। और दर्शन जी, मुझे आपकी बात बिल्कुल ठीक लग रही है, क्योंकि आप मुझे याद आ रहा है कि वो जो स्कूल वाला था, तो मोदी जी ने एक मॉडल बनाया स्कूल का, वहाँ बैठे हुए थे। वो ट्रोल हो गया कि आपको फर्जी स्कूल स्कूल बनाने। थी नहीं। और मुझे लगता है कि मोदी जी पहली बार किसी नेता की ट्रैप में फँसे, किसी दूसरे की पिच पे गए वो, वरना वो अपनी पिच पे हमेशा इनवाइट करते थे, लोगों को फँसा दिया करते थे। और लोग जाते भी थे। और लोग तो जाते इन्होंने भी थे वो। हाँ, तो इन्होंने गेंद गेंद इन्होंने इन्होंने स्कूल वाला कर दिया। अच्छा, दूसरा ये है कि लोग कहते हैं कि भई शहरों में बीजेपी को कुछ नहीं हो सकता है। वो शहरों में कहाँ जा रहे हैं? वो शहरों में किसको टच कर रहे हैं? तो वो छोटे तबके के इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोगों को टच कर रहे हैं। जैसे ऑटो रिक्शा वाले हो गए, ठेले वाले हो गए, बस कंडक्टर हो गए, फिर पुलिस कांस्टेबल तक हो गए। हुँ। हाँ, तो वो उनको वहाँ तक वो उ उस लेवल सरकारी कर्मचारी हो गए। अच्छा जी, ये जो जो ये वाला तबका है जिसको वो टच कर रहे हैं, तो ये अगर सपोज़ मैं मान लेता हूँ कि ये केजरीवाल की तरफ गया, तो अगर केजरीवाल नहीं होते तो फिर ये तबका बीजेपी की तरफ जाता या कांग्रेस की तरफ जाता? दोनों थोड़ा लो वोटिंग, लेकिन हिंद बीजेपी की तरफ लो वोटिंग होता और कांग्रेस की तरफ भी जा सकता था। इतना मतलब, लेकिन इतना जोर कितना ज़ोर से जाता वो कहना दिक्कत है, क्योंकि ये पहली बार अनुभव हम लोग भी कर रहे हैं गुजरात में। गुजरात में लोग कहते हैं कि थर्ड फ्रंट नहीं चला है। तो थर्ड फ्रंट जो पहले जो था वो देखने की बात इम्पोर्टेंट ये है कि पहले जो 2-3 फ्रंट हुए, वो अपॉर्चुनिस्टिक फ्रंट थे। अपॉर्चुनिस्टिक मतलब केजरीवाल भी, वैसे आप अपॉर्चुनिस्टिक बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, लेकिन मैं अपॉर्चुनिस्टिक नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी है। पॉलिटिकल पार्टी है, 2 स्टेट उनके पास है और फिर तीसरे स्टेट में अपना अपना नसीब आज़मा रहे हैं। नथिंग रॉन्ग इन इट, क्यों नहीं करेंगे मतलब। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। तो वो कर रहे हैं, वेदर उनको हिमाचल में को फ़ोकस करना चाहिए था, गुजरात का फ़ोकस करना चाहिए, वो पूरा अलग डिबेट है वो। सत्येंद्र जैन के कारण गुजरात आए या क्यों आए, वो सब पूरा फिर अलग लंबी विषय कहानी है। दूसरी हो जाती है। लेकिन आप देखिए गुजरात में लास्ट केशुभाई पटेल निकले, उन्होंने गुजरात परिवर्तन पार्टी बनाई। क्या मेन था? पाटीदार। मेन उनका बेस तो पाटीदार ही था। आई 2 सीटें, ठीक है? जबकि केशुभाई पटेल का एक स्टेट लेवल का स्टेचर हुआ करता था। 2 सीटें आई, एक खुद की आई और एक आई। उसके पहले शंकर सिंह वाघेला वन्स अगेन ऑफशूट, ये केजुभाई पटेल बीजेपी से निकले हुए। उसके पहले शंकर सिंह वाघेला भी बीजेपी से निकले हुए, राष्ट्रीय जनता पार्टी उन्होंने बनाई, 4 सीटें आई। शंकर सिंह वाघेला, जो लोग कहते हैं कि शंकर सिंह वाघेला और नरेंद्र मोदी दोनों लोगों ने भाजपा को गुजरात में खड़ा किया। शंकर सिंह वाघेला मोटरसाइकिल चलाते थे, मोदी जी पीछे बैठते थे। और ज़्यादातर क्रेडिट मतलब आप जो ऑफ रिकॉर्ड वाले जो बहुत सारे लोग आपसे बात करें, वो ज़्यादातर क्रेडिट शंकर दिवागिला को देते हैं कि उन्होंने बिल्ड किया था। और हमने तो देखा है उनके पास एक स्कूटर था, मोटरसाइकिल थी, उसके बाद वो पुरानी एक फिएट आती थी, फिएट 1100, अगर आपको पता हो, गोल सी थोड़ी सी फिएट आती है, वो उसमें हाँ, अकेले घूमते, सब जगह घूमते थे वो। तो लेकिन शंकर सिंह वाघेला जैसा आदमी जिसका स्टेट उस वो 4 सीट ला पाए, ठीक है? उसके पहले थोड़े से सक्सेसफुल थे चिमन भाई पटेल। चिमन भाई पटेल कांग्रेस के थे ओरिजिनल, वहाँ से निकले, उन्होंने जनता दल बनाया, और उन्होंने सरकार भी बना ली। जन बीजेपी 1990 में तो जेडी बीजेपी की मिली-जुली सरकार बनी, कोएलिशन। जो 92 में बाबरी के बाद हटा, कोएलिशन टूटा, फिर वो कांग्रेस में वापस गए। तो उनका वो पहले जब पहले भी उन्होंने पार्टी के अंदर रिवोल्ट करके कांग्रेस पार्टी में रह करके उन्होंने ये एक सरकार अपनी बनाई। उसके बाद नवनिर्माण एजिटेशन बहुत बड़ा हुआ, उसमें उनकी सरकार गिर गई। उसके बाद से तो जेपी मूवमेंट
जेपी मूवमेंट को उसमें से इंस्पिरेशन मिला और यहीं से जेपी मूवमेंट शुरू हुई। बाकी सब तो हम जानते हैं 77 में क्या हुआ, 80 में वापस आए, बीजेपी की स्थापना हुई। तो लेकिन ये सब सारे जो है अभी तक इस तरह से वो सक्सेसफुल नहीं हुए, क्योंकि ये सारे ऑपोर्चुनिस्टिक थे। 95 में भाजपा की सरकार को तोड़ी पहली बीजेपी की गवर्नमेंट, जो 6 महीने में पहली केशव भाई की सरकार गिर गई थी। दूसरे मतलब कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट आए वगैरह वगैरह, वो उन्होंने किया। और फिर भी वही बीजेपी ऐसे ही तरह की मेजोरिटी के साथ वापस 1998 में आ गई, क्योंकि वो पूरा दिख गया कि पूरा ऑपोर्चुनिस्टिक अच्छी चल रही थी पार्टी, ये पूरा ऑपोर्चुनिस्टिक अलायंस आकर के ये सब कर रहा है। तो ये सारे ऑपोर्चुनिस्टिक है, इसलिए थर्ड फ्रंट नहीं चला है। और शायद अभी भी चले ना चले, अभी हम इतना नहीं कह सकते, लेकिन एक जो है, हम उसको हर चीज को एक ही पुराने ही उससे सिस्टम से देखेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि कुछ तो हो रहा है। हाँ, बिल्कुल ठीक कुछ बात है, बिल्कुल सही बात है। कुछ तो हो रहा है, अच्छा, वो दिख। दर्शन जी, एक मैं आपको बीच में सॉरी रोकूंगा। सबकी हम्म, निगाह लगी है सूरत पे। अगर पिछली बार सूरत नहीं होता तो बीजेपी होती नहीं। सीटों का 7 सीटों का अंतर था। इस बार सूरत की 16 सीटों में जैसे 15 बीजेपी जीती थी। इस बार आपके पास क्या फीडबैक है, सूरत में क्या होने जा रहा है? कुछ लोग कह रहे हैं कि 5 या 6 सीटों पे आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा लड़ रही है वहां पे। हाँ, मतलब मेरा जो मिल रहा है वो ये है कि शायद 3 एक सीट निकाल भी ले सूरत सिटी से। जो 16 है वो डिस्ट्रिक्ट की है। हम्म, हाँ, 16 डिस्ट्रिक्ट की है और 12 जो है सिटी सूरत। की है। 4 आसपास है और 12 सिटी की है। तो ओके। तो ये जो है तो तो आप वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी को आप नकार नहीं सकते वहां पे, अगर मान लीजिए आपका। नकार नहीं सकते, क्योंकि अच्छा, एक मैंने एनालिसिस पढ़ा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज आप देखने लायक है, कि एक एनालिसिस पढ़ा कि भाई आम आदमी पार्टी जो है वो बेसिकली सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ठीक है, ऑपोजिशन आई, कांग्रेस 0 हो गई, 27 सीट लेके आई। और लेकिन वो तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लेवल के इश्यूज थे, और स्टेट लेवल के इश्यूज में उसका कुछ वो खास वो नहीं है। अब उसके दो कारण थे। एक तो ये था कि जो सारे हैं सौराष्ट्र रीजन, जो सूरत का एक रीजन है सौराष्ट्र, मतलब सौराष्ट्र वाले जो रहते हैं, वराछा रोड वगैरह जो है, जिसमें काफी, जिसको मिनी सौराष्ट्र बोलते हैं। तो पूरा सौराष्ट्र रीजन है, सारे डायमंड वर्कर्स हैं, टेक्सटाइल वर्कर्स हैं, मेजोरिटी डायमंड वर्कर्स हैं। और जो डायमंड वाले जो अच्छा कर गए वो बाद में बिल्डर बने, रियल एस्टेट वाले भी बने, और डायमंड में भी रहे, रियल एस्टेट में भी रहे। और तो ये सारा वो रीजन है, वहाँ पे टेक्सटाइल वाले भी है, लेकिन डायमंड की मेजोरिटी, वो सारा जो वराछा एरिया है ना, ये सारा वराछा एरिया का कंटिन्यूअस लाइव इंटरेक्शन है सौराष्ट्र रीजन के साथ में। सौराष्ट्र रीजन जहाँ पे मैक्सिमम सीटें 54 सीटें, उनके साथ इनका लाइव कांटेक्ट रहता है, अभी भी आज भी है। और ये वो लोग हैं जो जिनका माइग्रेशन शुरू हुआ था 1956 में, छप्पनियों दुकाल बोलते हैं ना, छप्पनियों मतलब 56 वाला, दुकाल मतलब वो अपना जो आता है क्या बोलते हैं, सूखा पड़ना। तो वो 1950 बहुत बड़ा समय तक वो सूखा पड़ा, इसलिए काफी सारे लोगों का माइग्रेशन आता गया, और पूरा रीजन जो है उसको मिनी सौराष्ट्र लोग बोलते हैं। और वो एकजुट होकर के ऑलमोस्ट एक ही टाइप की वोटिंग उनकी रहती, वहां से वो लोग मेजोरिटी 27 सीटें, एक आध दो फिर भी इधर उधर है, लेकिन मेजोरिटी सीटें जो है वो उसी रीजन से आई है। और वो सारा रीजन मतलब पाटीदार रीजन, ठीक है। और वो पाटीदार रीजन उस टाइम हार्दिक पटेल कांग्रेस में थे, और हार्दिक पटेल जो है वो जो है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लेवल की टिकटें भी, जो उनके पास के जो नेता है, पाटीदार अनामत आंदोलन समिति, जो पास बोलते हैं, PAAS, उनके उनके नेताओं को टिकट नहीं दिलवा पाए थे। और ये सारा वो गुस्सा जो था कांग्रेस भाजपा के ऊपर का गुस्सा, जो कांग्रेस में जाने वाला था, पाटीदार एजिटेशन का कारण जो गुस्सा था, वो नहीं गया, और ये आम आदमी पार्टी में चला गया सारा पाटीदार। और उसमें से जो हार्दिक पटेल के 2-3 जो खास होते थे, उसमें से अल्पेश कथीरिया जो नंबर 2 है, उसके ऊपर भी इतने ही संगीन केसेस जितने हार्दिक पटेल पे लगे, वैसे ही उसके ऊपर भी है, अल्पेश कथीरिया पे। वो वराछा रोड से खड़े हैं। एक उनका धार्मिक मालवीय था, वो भी सूरत से खड़े हैं। और उनका जो ओरिजिनल अन्ना के टाइम की टीम के लोग हैं, मनोज सोरठिया, वो अन्ना हजारे के टाइम के लोग हैं, मनोज सोरठिया, फिर राम धड़ुक, ये सारे लोग, ये सारे पाटीदार है, और सारे लोग आम आदमी पार्टी से खड़े हैं सूरत में। तो 3-4 सीटों का उनका है। सही अब बात है, ये बहुत बहुत मजबूत हो जाए, ये तो बहुत मजबूत हो जाता है। अच्छा दर्शन जी, दो ये है। सवाल है बड़े
बड़े बड़े सवाल दो हैं। अगर मोदी जी 110 प्लस होती है, मतलब बीजेपी 110 प्लस होती है, तो मोदी जी जाहिर है पार्टी में बहुत मजबूत हो जाएंगे। अगर 120 हुई तो और मजबूत हो जाएंगे। लेकिन सीटें अगर 100 से कम होती हैं तो 2024 में मोदी जी और शाह जी के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा? मतलब एक बड़ा चैलेंज खड़ा हो जाएगा। चैलेंज उसको सिर्फ हम नंबर्स में ना देखें। देखने की बात जो है वो ये है। अच्छा नाउ अब मैं 2017 की बात करता हूँ, तो आपको मैं रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट मिलेगा कि 2017 में हार्दिक पटेल, लोग कह रहे हैं कि हार्दिक पटेल का एजिटेशन, फिर जिग्नेश मेवाणी और अल्पेश ठाकुर, ये तीनों की वजह से कांग्रेस पार्टी कि इसका इतना अच्छा परफॉर्मेंस रहा। ये बात सही भी है और टोटली सही नहीं भी है। ये राहुल गांधी का बेस्ट स्टिंट था। अब राहुल गांधी की पॉलिटिकल करियर का बेस्ट टाइम 2017 गुजरात था, वो भी आप देखिए गुजरात में, ठीक है, जहां से मतलब पप्पू ज्यादातर लोग पप्पू बनने की जो सारा बेस सब वहीं से, ज्यादातर लोग वहीं यहीं पप्पू उनको बोलते हैं। तो उनकी अच्छा उन्होंने क्या मुद्दे रेस किए? उन्होंने मुद्दे रेस किए अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, उन्होंने मुद्दे रेस किए किसानों में जो स्ट्रेस था वो इश्यूज रेस किए। उन्होंने बहुत सारे जो ह्यूमन इंडेक्स वाले भी रेस किए, लेकिन मेन ये सब उन्होंने प्राइवेटाइजेशन, जमीन, ये सब इश्यूज, जल जंगल जमीन आदिवासी एरिया में, ये सारे इश्यूज पे उन्होंने बात की। और पहली बार ऐसा हुआ जब मैं देख रहा था, मैं उनके पीछे पीछे गया था पूरे उनके टूर में गुजरात में, तो हमने पहली बार देखा कि वो एक बार भी हिंदुत्व का ही नहीं कर रहे, भले वो 26 मंदिरों में जाके आए थे, लेकिन उन्होंने कोई उस पे जाके आए, बस उतना ही किया, उससे ज्यादा कुछ नहीं किया। उस पे सिर्फ इमेजेस बनी, फोटो ऑफिस बने, वीडियो बन गए, लोगों ने उनको सॉफ्ट हिंदुत्व वगैरह भी चला दिया। जबकि मेरा मानना है सॉफ्ट हिंदुत्व नाम की कोई चीज नहीं होती, हिंदुत्व एक ही होता है, हार्ड होता है, ठीक बात है, बिल्कुल सही। सॉफ्ट वॉफ्ट कुछ नहीं होता है। तो और और कुछ वो एक ही हिंदुत्व है जो इनका उस पे उनका पूरी मोनोपोली, कमांड है। आप उस नहीं, उसमें हम नहीं छू सकते उसको। अच्छा, तो हाँ, लेकिन इन्होंने उसमें बिल्कुल गए नहीं वो, यही बात की। अच्छा, एक पाटीदार, एक ओबीसी और एक दलित, वो एक प्लेटफॉर्म पे आना गुजरात में, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना थी, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता है। तीनों एक दूसरे के मतलब रादर रादर पाटीदार और ओबीसी सब दलितों के एक्सप्लॉइटर रहे हैं। तो एक दूसरे का कास्ट बेसिस पे बड़ा एक्सप्लॉइटेशन होता है, दलितों पे बहुत अत्याचार होते हैं गुजरात में, मेजोरिटी और हाई कास्ट, जिसमें पाटीदार का बड़ा रोल है। लेकिन ये तीनों साथ में आए। अच्छा, ये तीनों एक ही बात कर रहे थे, अनएम्प्लॉयमेंट, अपने प्राइस राइज, और यही सब, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, ये सारी बात कर रहे थे। और वो सब जगह उनको ट्रैक्शन मिल रहा था। हार्दिक पटेल की रैली में, मैंने एक दो रैली ऐसी देखी है, मोरबी में भी देखी थी, कि हार्दिक पटेल की रैली में मोदी जी से ज्यादा लोग देखे गए थे सेम डे, ऐसा भी देखा गया था। हो रहा है, तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो वो जो है, अच्छा, और दूसरे देखिए उनकी रोल इस बार तो दर्शन जी कह रहे हैं कि हार्दिक पटेल की अपनी सीट फंसी हुई है, बीजेपी में फंसी आ हुई गए है, लेकिन। फंसी। हाँ, इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। तो मेरे भाई, क्योंकि लपोलाप दर्शन जी, मैंने भी आपका बहुत समय लिया, लेकिन आखिर में बस मैं सिर्फ 2 मिनट में जानना चाहता हूँ। आज की तारीख में दो सिर्फ सवाल पूछूंगा आपसे मैं। क्या कोई संभावना ऐसी भी है कि गुजरात में हंग असेंबली आ जाए? अभी मतलब ऐसे में देखें तो ऐसा लग रहा है कि आ सकती है ऐसा, क्योंकि अब आप देखिए, अब जिस तरह से पैनिक तो आपको दिख रहा है बीजेपी में, जिस तरह का पैनिक है, जितनी सारी रैलीज किए हो रही है, ठीक है, सारे और मुख्यमंत्री उतार दिए, अपने सारे मुख्यमंत्री उतार दिए। सारे मुख्यमंत्री, और दूसरा मोदी जी की खास एक चीज है कि वो जब सन ऑफ द सॉइल पे आ जाते हैं कि भाई मैं जो है मतलब गुजरात का हूँ, ये सब बाहर वाले हैं, आम आदमी पार्टी है, दूसरे लोग बाहर वाले हैं, कांग्रेस तो वैसे भी देखिए मेधा पाटकर वो रैली में चली गई जी। अच्छा, और कांग्रेस में पता नहीं कोई जिंक्स है या किसी ने सिखाया है, पता नहीं, कि हर इलेक्शन के थोड़े दिन पहले वो ये बोल देते हैं, इन्होंने औकात बोल दिया मधुसूदन मुका बोल मिस्त्री ने। मत सुना, वो तो उनको अब वो बोल दिया, मोदी जी को बैटिंग करना भाई पड़ता है। उनको, मोदी जी को आप एक लूज बॉल दे दोगे तो वो पूरी मैच हाँ, ले तो जाएंगे, सिक्सर आप मारेंगे, समझ मैं लीजिए, सिक्सर मारेंगे। ठीक है। लेकिन वो वो महेंद्र सिंह धोनी है।
है ना? हाँ, वो वो भाजपा बहुत के मदद से जो ये ग्रेट फिनिशर है वो कर डालेंगे। दर्शन वो आपने कर दिया, पुराना सारा याद कर दिया, सब ठीक याद है? कर लिया। और दूसरे इश्यूज़ चले गए, सौराष्ट्र में इतना बड़ा मोरबी कांड है, आप देखिए रोज़ हाई कोर्ट लताड़ रही है सरकार को, हाँ, रोज़। आज आज रोज़ रोज़ आज भी अभी मैंने लिखा है। तो मतलब हाँ, आप देखिए इतना बड़ा है, तो कांग्रेस सारे पार्टी मुद्दे इतनी नेटवर्क में चले गए। स्ट्रांगली उसको यूज़ नहीं एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रही हो, कांग्रेस पार्टी की वीकनेस है। तो ठीक वो बात है। भारत जोड़ो आपने कर लिया, लेकिन गुजरात छोड़ो भी कर रहे हो आप, है ना? बिल्कुल तो ठीक वो है। क्यों कर रहे हो? तो इन वो लाइनों पे बहुत सोचना पड़ेगा कांग्रेस को भी। और दर्शन जी और एक आज आखिरी आपने चीज़ वो बहुत जो मैं पहले कह रहा था, आखिरी एक सेंटेंस जो अब मैं पहले कह रहा था, कि तो वो क्या हुआ कि वो सारी जो टारगेट था 2017 में, वो सारी देश की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के ऊपर टारगेट किया जा रहा था। और वो हुँ, वोट जो हम कहते हैं कि वोट उनको मिलता है, तो ये वोट भी उन्हीं को मिला था जो 77 न नौ 99 पे आके रुक गया था। वो वोट भी बिल्कुल उन्हीं सही को बात है। मिला वो था। और ऐसी ऐसी करीब 10-12 सीटें ऐसी थी जहाँ 1000 से नीचे का मार्जिन था कांग्रेस कैंडिडेट जहाँ हारे हैं। बिल्कुल तो ठीक, बहुत बड़ी काफ़ी बात कही सारे आपने दर्शन जी। तो और बहुत ये सीन जो सीरियसली है नेशनल लेवल पे ये चीज़ इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पे प्ले आउट होगी। जो आदिवासियों का उन्होंने बोला जल, जंगल बट सीरियस इश्यूज़ है वो। मतलब मैं कुछ बोलूँ छोड़ दीजिए आप रिसर्च लोगों से पूछ सकते हैं, सरकार रिसर्च करवा सकती है क्या हो रहा है। उनके पास वो कोई पॉलिसीज़ नहीं दिखा पा रहे हो। जवाब देते तो वही दिखाते हैं जवाब कि हमने आदिवासी प्रेसिडेंट लेके आए, आपने को तो कुछ नहीं किया। बिल्कुल ठीक बट बात है। जो जो जल, जंगल, ज़मीन के सीरियस इश्यूज़ हैं, उसको उसको देखा जाना चाहिए और मेरे ख्याल से अगर अगर ये सारे इश्यूज़ जो है वो 2024 में इश्यूज़ बड़े बन के आएँगे। किसानों का इतना बड़ा आंदोलन हुआ था, आपने बिल्कुल देख ठीक लिया। बात है। ये मुद्दे होंगे और गुजरात अगर गलती से भी हसेंगे असेंबली आ गया तो बहुत बड़ा हो जाएगा। दर्शन जी शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। गुजरात में हम लगातार आपको परेशान करते रहेंगे क्योंकि मुझे नहीं लगता कि गुजरात से अच्छी ज़मीनी धरातल की सच्चाई कोई और बता पाएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया आपने हमको समय दिया। धन्यवाद, धन्यवाद। सुना आपने? दर्शन देसाई जैसे पत्रकार भी मान रहे हैं कि संभव है कि यहाँ पे विधानसभा में किसी को पूरा बहुमत ना मिले। अगर ऐसे हालात होते हैं तो देश की राजनीति में भूचाल आ जाएगा, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में भूचाल आ जाएगा। और अगर आम आदमी पार्टी ने वास्तव में बीजेपी की नाराजगी वाले वोटों में बंटवारा कर दिया तो भारतीय जनता पार्टी एक बड़े अंतर से चुनाव जीतेगी। तो जाहिर है प्रधानमंत्री और मजबूत होंगे। गडकरी, राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे, योगी आदित्यनाथ, इन सब पे असर पड़ेगा। क्या होगा हम बताते रहेंगे। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। रिक्वेस्ट है आपसे, हमारा नया चैनल 4PM गुजरात लॉन्च हो गया है। गुजरात की हर खबर आपको गुजरात से मिलेगी, सब्सक्राइब करिए। यूपी की खबर देखना हो तो 4PM यूपी और बिहार की देखना हो तो 4PM बिहार सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।